नमस्कार, मैप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें सी दिस वीक में इस वीक क्या है और लास्ट क्लास में हमने किस क्वेश्चन पर पूरी क्लास को छोड़ा था उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। सी दिस वीक में आपको पता है हम लगातार एक एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सागरों को कवर कर रहे हैं, महासागरों को कवर कर रहे हैं। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो बहुत खास है। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और अमृत उपाध्याय 007 सेम आईडी से मैं इंस्टा और टेलीग्राम पर हूं। टेलीग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे news@9 के साथ साथ मैं यहां पर मैप की भी पीडीएफ्स शेयर करता हूं, तो वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। आइए जल्दी से देखें। अगर पोजीशन की बात करें, आज जिस सागर को हम कवर करने वाले हैं वो है ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर। और आपको अच्छे से पता है, अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स देखे हैं, इनफैक्ट 2 एपिसोड देखे हैं, तो आपको पता है कि ये सागर जिसे हम जापान सागर कहते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं पूर्वी सागर ईस्ट सी, ये हम कवर कर चुके हैं। और एक क्लास में हम इसको कवर कर चुके हैं जिसको कहते हैं दक्षिण चीन सागर। और आज हम कवर करेंगे क्या, पूर्वी चीन सागर को। तो ये कनेक्टिविटी में आप समझ पाएंगे। आइए पूर्वी चीन सागर को देखते हैं। पूर्वी चीन सागर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका लोकेशन क्या है, प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। जैसा हमने जापान सागर के लिए भी बात किया था और ईस्ट चाइना सी के लिए भी बात किया था, तो लोकेशन हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत में भी पश्चिमी प्रशांत की एक सीमांत मार्जिनल सी के तौर पर आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप देखिए इसको, ईस्ट चाइना सी को अंदर से देखते हैं, यही है ईस्ट चाइना सी। इसके अगर पश्चिम की बात करें तो पूरी तरह से चाइना का जो मेनलैंड है वो दिखता है आपको, तो चीन एक तरफ इसके पूरे पश्चिम में है। दक्षिण की अगर बात करेंगे तो आपको यहां मिलेगा ताइवान, ठीक है, जो कि द्वीप भी है ताइवान और साथ साथ एक कंट्री भी है। ताइवान को ही एक और नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, फार्मोसा द्वीप, फार्मोसा आइलैंड। तो ताइवान या फिर फार्मोसा दोनों एक ही बात है। फिर इसके पूर्व में अगर देखें ईस्ट चाइना सी के क्या क्या है, तो ये पूरा पूर्व का हिस्सा जापान के द्वीप से, जापान में कई सारे द्वीप हैं, तो जापान के द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर आप देखेंगे यहां क्यूशू है, क्यूशू, इस द्वीप का नाम क्या है, क्यूशू। और ये रुयुकु है, रुयुकु द्वीप समूह, ठीक है। तो पूर्व में क्यूशू और रुयुकु। उत्तर में अगर बात करेंगे तो उत्तर में ये पूरा हिस्सा साउथ कोरिया और उसके ऊपर नॉर्थ में उसके नॉर्थ कोरिया। तो इसको क्या कहते हैं, कोरिया प्रायद्वीप कहते हैं, कोरिया प्रायद्वीप या फिर कोरिया पेनिनसुला कहते हैं, ठीक। तो ईस्ट चाइना सी के उत्तर में कोरिया प्रायद्वीप है, पश्चिम में चीन है, दक्षिण में ताइवान है, पूर्व में जापान के क्यूशू और रुयुकु द्वीप समूह यानी जापान है। तो एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात आपको जो पता होनी चाहिए कि यहां है येलो सी, और येलो सी ईस्ट चाइना सी का ही आर्म है, ठीक है। तो येलो सी, ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है कोरिया की खाड़ी, कोरिया की खाड़ी। और इसके बाद ये पोहाई की खाड़ी, इंग्लिश में इसको वो लिखते हैं लेकिन उच्चारण पो होता है, तो पोहाई की खाड़ी। तो येलो सी, कोरिया की खाड़ी, इसके जरिए साउथ कोरिया तक का ये जो पूरा है, और पोहाई की खाड़ी, तो इधर तो चीन ही है पूरा, इधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और जापान, ताइवान और चीन, इस तरह से इसके बॉर्डर्स बनते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को अगर मिला दें तो दोनों को मिलाकर हम चीन सागर भी कहते हैं। ईस्ट चाइना सी और
साउथ चाइना सी को मिला दें तो चीन सागर भी कहा जाता है, जिसके दो हिस्से हैं, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉडीज की अगर बात करें ईस्ट चाइना सी के, तो वाटर बॉडीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक तो मैंने बताया येलो सी, कोरियन बे, ठीक है, कोरिया की खाड़ी, और गल्फ ऑफ बोहाई, ये वाला। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, इसी के आर्म हैं। स्ट्रेट की अगर बात करेंगे तो मैंने पूर्वी सागर पढ़ाते हुए जो स्ट्रेट बताए थे वो भी यहाँ काम आएंगे, और दक्षिण चीन सागर बताते हुए जो नॉर्थवर्ड स्ट्रेट बताए थे वो भी यहाँ काम आएंगे। तो पूर्वी सागर देखते हुए, जापान सागर को देखते हुए हमने यहाँ देखा था कि यहाँ दो स्ट्रेट है, एक तो है सुशिमा और दूसरा है कोरियन स्ट्रेट, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी से पूर्वी सागर को कोरियन स्ट्रेट और सुशिमा स्ट्रेट जोड़ता है, सुशिमा स्ट्रेट या सुशिमा जल संधि, और कोरियन स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट, कोरिया जल संधि। ईस्ट चाइना सी से हम कहाँ जा सकते हैं? सी ऑफ जापान। तो कभी क्वेश्चन आए तो भाई पूर्वी सागर से अगर ईस्ट चाइना सी को जोड़ने की बात हो, यही दोनों स्ट्रेट है, ईस्ट चाइना सी से सी ऑफ जापान, या फिर ईस्ट सी को जोड़ने की बात हो तो यही दोनों सी है, सी ऑफ जापान ही ईस्ट सी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पूर्व की तरफ तो फिलीपींस सागर है। ईस्ट चाइना सी से फिलीपींस सागर अगर जाना हो तो एक है टोकारा स्ट्रेट, ठीक है, और एक है मियाको स्ट्रेट, मियाको स्ट्रेट। तो पूर्व की तरफ दो स्ट्रेट, टोकारा और मियाको, और यहां पर ताइवान है, आपको पता है। तो ताइवान और ये है चाइना, ताइवान और चाइना के बीच में है ताइवान स्ट्रेट। इस ताइवान स्ट्रेट से आप ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी जा सकते हैं। कोरिया स्ट्रेट और सुषमा स्ट्रेट से ईस्ट चाइना सी से सी ऑफ जापान जा सकते हैं। टोकारा स्ट्रेट और मियाको स्ट्रेट से आप फिलीपींस सी जा सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो आपको याद रखने हैं। अब आइए रिवर की अगर बात करें, रिवर की अगर बात करेंगे तो तिब्बत के पठार से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिस नदी का नाम है येलो रिवर, और जो जाकर गिरती है येलो रिवर, येलो नदी कहां जाकर गिरती है? बोहाई की खाड़ी में। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो कि तिब्बत के पठार से ही निकलती है, और ये नदी है यांगजी रिवर, यांगजी, यांगजी, ठीक है। सीधे ईस्ट चाइना सी में गिरती है और ईस्ट चाइना सी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण रिवर हैं जो ईस्ट चाइना सी में गिरती हैं। पहला येलो रिवर, येलो रिवर बोहाई की खाड़ी में गिरती है, उसके जरिए ईस्ट चाइना सी में गिरती है, और यांगजी सीधे ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। और दोनों कहां से निकलती हैं? तिब्बत के पठार से निकलती हैं, तिब्बत के पठार से। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी फ्रेम हो जाते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अगर द्वीपों की बात करें तो एक तो आपको पता है कि ताइवान जो कि अपने आप में देश है और साथ ही एक द्वीप भी है। तो ताइवान फार्मोसा द्वीप जिसको बोलते हैं, ये ईस्ट चाइना सी के दक्षिण में है, ठीक। इसके अलावा साउथ कोरिया का जेजू या कई जगह चेजू भी लिखा रहेगा द्वीप, इसके उत्तर में है। तो जेजू आइलैंड जो है वो किसका है? साउथ कोरिया का है, ठीक है। फिर ये पता है आपको क्यूशू जापान का आइलैंड और ryukyu ये भी जापान का आइलैंड है। यहां एक महत्वपूर्ण आइलैंड है सेनकाकू,
और सेनकाकू आइलैंड को मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि ये बहुत ही विवादित है। किसके किसके बीच? चीन और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा इसमें विवाद है। ठीक है, तो और जापान सेनकाकू द्वीप को सेनकाकू बोलता है, चीन इसे कहता है दियाओयू। ठीक है, और ताइवान इसको कहता है तियाओ युताई। एक ही आइलैंड के अलग अलग नाम है और तीनों के बीच में जापान, चीन और ताइवान तीनों के बीच में ये विवादित आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड। इस पर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक, तो महत्वपूर्ण आइलैंड्स तो ये हो गए। चलिए, रिवर्स मैंने बता दिया है, येलो रिवर और यांगजी रिवर। कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट की अगर बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से पोर्ट हो सकते हैं। पोर्ट की बात करें तो चीन में देखिए महत्वपूर्ण डलियान पोर्ट, डलियान। ठीक है, चीन में ही किंगदाओ पोर्ट इंपॉर्टेंट। शंघाई आपको पता ही है, शंघाई पोर्ट। कोरिया में अगर बात करें, साउथ कोरिया में एक पोर्ट है इंचोन। जापान में नागासाकी पोर्ट। ये सब पोर्ट किसके किनारे हैं? ईस्ट चाइना सी के किनारे हैं। ठीक है, शंघाई से दक्षिण में देखेंगे तो निंगबो पोर्ट, नाम सुने रहिए, याद तो करना नहीं है इसको। और ताइवान में एक महत्वपूर्ण पोर्ट है चिलुंग पोर्ट। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट हैं जो आप नाम सुने रहिएगा, कभी अगर टकराए तो आप अंदाजा लगाने में आसान रहेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वी चीन सागर कर्क रेखा पर अवस्थित है। ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के संगम पर है। पूर्वी चीन सागर में स्थित 9 डैश लाइन पर चीन के दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो आइए देख लेते हैं। पूर्वी चीन सागर कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो यह है कर्क रेखा। ठीक है, कहां से गुजर रहा है? तो ताइवान से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और पूर्वी चीन सागर कर्क रेखा के उत्तर में है। ईस्ट चाइना सी कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है बल्कि कर्क रेखा के उत्तर में है, तो यह पहला गलत हो गया। दूसरा, ताइवान स्ट्रेट पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के संगम पर है, यानी जोड़ता है। तो ताइवान स्ट्रेट पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के संगम पर है, यानी दोनों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। यही तो है ताइवान स्ट्रेट। मैंने बताया यहां ताइवान, ये चीन, और बीच में क्या है? ताइवान स्ट्रेट। यानी अगर हमें ईस्ट चाइना सी से दक्षिण चीन सागर जाना हो तो ताइवान स्ट्रेट के सहारे जाना होगा। पूर्वी चीन सागर में स्थित 9 डैश लाइन पर चीन के दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूर्वी चीन सागर नहीं, जब हम दक्षिण चीन सागर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दक्षिण चीन सागर में ये जो 9 डैश लाइन है, इसके अंतर्गत सारे जो प्रवाल हैं, जो द्वीप हैं, सब पर दावा करता है चीन। और ये मामला जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलीपींस लेकर गया था, द हेग में 2016 में इस पर निर्णय आया कि इस अधिकार का जो अधिकार चीन जता रहा है उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने द हेग में ये निर्णय दिया था और इसको हमने कवर किया था। लेकिन कहाँ की बात हो रही है? साउथ चाइना सी में ये डिस्प्यूट है, 9 डैश लाइन वाला। ईस्ट चाइना सी में नहीं है। तो पूर्वी चीन सागर ना होकर दक्षिण चीन सागर होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? केवल एक।
चलिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इस समय चल रहा है। जो भी लोग 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं और तैयारी उनकी हो चुकी है, अब रिवीजन मोड में आ गए हैं, तो इसमें हर क्लास के साथ इसमें करीब 200 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं और साथ में 75 टेस्ट हैं 50 क्वेश्चंस के, जिसको आपको करके जाना है। करीब 4000 क्वेश्चन आपको करके जाना है UPSC का लेवल का। और इस क्रैश कोर्स में वही लोग एडमिशन लेंगे जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं PT के। P2I के बच्चों के लिए ये निःशुल्क है, बाकी जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड का आपको यूज करना पड़ेगा इसके लिए, और अमृत लाइव कोड यूज करने पर यह कोर्स आपको 5,999 रुपए में मिल जाएगा। कोर्स की शुरुआत हो रही है 10 दिसंबर से शाम में 5 बजे। कैसे एडमिशन लेना है studiiq.com पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वहां से सीधे आप उस पेज पर जाएंगे, वहां इसके बारे में पढ़िए, जानिए और फिर एडमिशन लीजिए। चलिए, ये सवाल हमने लास्ट टाइम छोड़ा था आपके लिए। नाइजीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तरी भाग सवाना जलवायु से प्रभावित है, घनी आबादी वाला इसका दक्षिणी डेल्टाई क्षेत्र तेल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, इसका अधिकांश दक्षिणी क्षेत्र बोको हरम इस्लामी चरमपंथी समूह से प्रभावित है। और कह रहा था कितने कथन इसमें से सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए, इसका उत्तरी भाग सवाना जलवायु से प्रभावित है। ये जो आप देख रहे हैं बेल्ट, ये साहेल क्षेत्र है, जो कि एक ट्रांजिशनल क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र है, साहेल रीजन बोलते हैं। साहेल रीजन के उत्तर में ये पूरा सहारा मरुस्थल है, ठीक है, सहारा मरुस्थल का विस्तार है। और इसके दक्षिण में सवाना है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन संक्रमणशील क्षेत्र का काम करता है, साहेल क्षेत्र। यानी हम सवाना प्रदेश से धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाएंगे तो साहेल क्षेत्र में चले जाएंगे, और साहेल से फिर सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएंगे। तो उत्तरी जो नाइजीरिया है वो सवाना क्षेत्र है, ये बात ठीक है, सवाना जलवायु से प्रभावित क्षेत्र है। दूसरी बात कह रहा है घनी आबादी वाला इसका दक्षिणी डेल्टाई क्षेत्र तेल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि नाइजर नदी का डेल्टा यहां पर बनता है, ठीक है, यहां पर नाइजर डेल्टा बनता है। नाइजर नदी आती है, गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और ये जो डेल्टा बनता है वो नाइजर नदी का डेल्टा बनता है, और ये तेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो घनी आबादी वाला इसका दक्षिणी डेल्टाई क्षेत्र यानी नाइजर का जो डेल्टा है एरिया, वो तेल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये बात सही है। इसका अधिकांश दक्षिणी क्षेत्र बोको हरम इस्लामी चरमपंथी समूह से प्रभावित है, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसका उत्तरी क्षेत्र बोको हरम का गढ़ माना जाता है, नाइजीरिया का। तो ये जो रेड से आपको ऑरेंज से दिख रहा है, ये वाला पूरा इलाका, ये डेंस एरिया है बोको हरम के लिए। बोको हरम का बहुत प्रभाव है यहां। तो उत्तर और उत्तर पूर्व ये एरिया है, न कि दक्षिणी। यहां पर आप देख रहे हैं एक लेक है, जिस लेक का नाम है लेक चाड, ठीक है। तो साहेल रीजन के लिए मीठे पानी का सोर्स है लेक चाड, और लेक चाड का विस्तार 4 देशों में है। एक तो नाइजीरिया हो गया, फिर नाइजर हो गया, ठीक है, इधर चाड, और ये है कैमरून। तो 4 में इसका विस्तार है। कौन कौन? नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून। तो इसको भी आपको, इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है। कैमरून इस तरीके से देखिए, यहां से ये कैमरून है इधर वाला पार्ट, और ये चाड है, ठीक है। तो इसका अधिकांश दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तरी क्षेत्र बोको हरम के प्रभाव में है, ये गलत है। 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल
अब आज इथोपिया के बारे में बात कर लेते हैं। इथोपिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजिप्ट ने सोमालिया को विमान भेदी तोपों सहित हथियारों का दूसरा बड़ा जखीरा पहुंचाया है। इस कदम से दोनों देशों मिस्र और सोमालिया का इथोपिया के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है। नील नदी के उद्गम पर इथोपिया द्वारा एक विशाल जल विद्युत बांध बनाने के चलते इजिप्ट का सालों से इथोपिया के साथ मतभेद है। ठीक है, जल विद्युत बांध बनाने की वजह से, और इथोपिया के प्रति इसी साझा अविश्वास के कारण इन दिनों मिस्र और सोमालिया के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो किसकी बात करनी है, सोमालिया को देख लेते हैं जरा। सोमालिया की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीकन मैप पर सोमालिया का लोकेशन ये है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या चीजें आती हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक तो है इरिट्रिया, जिबूती, ये है इरिट्रिया, ये है जिबूती, ये सोमालिया है ही, और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इथोपिया। इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हालांकि कई वेबसाइट्स में और कई देशों ने कुछ और इलाकों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट माना है, तो कभी अगर ऐसा आ जाए तो इस बात को केवल ध्यान रखिएगा। जनरली आप हमेशा देखेंगे ये 4 कंट्री ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। लेकिन कुछ एक कंट्रीज, कुछ एक संगठन इस तरह से मानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, जिसमें सूडान भी आ जाता है, साउथ सूडान भी आ जाता है, युगांडा भी आ जाता है, और केनिया का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो इन 4 और +4 का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 4 को तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। कुछ संगठन +4 को भी मानते हैं, जो इसके ठीक लगे हुए कंट्रीज हैं, सूडान, साउथ सूडान, केनिया और युगांडा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सोमालिया के बिल्कुल दक्षिण से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। यह भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। इक्वेटर बिल्कुल दक्षिण से होकर गुजरती है और केनिया के लगभग बीचों बीच से। चलिए, अब इसके अगर संरचनाओं की बात करें भूआकृतिक, तो नॉर्थ में देखेंगे करकार माउंटेन्स है, करकार पर्वत। ठीक, फिर है डेजर्ट, एक जो तटीय मरुस्थल है, ग्यूबन डेजर्ट या फिर मरुस्थल, गल्फ ऑफ अदन से लगा हुआ ये डेजर्ट है, मरुस्थल है। उसके बाद सोमाली पेनिनसुला, सोमाली प्रायद्वीप, ठीक, और इथोपियन पठार, प्लेटू का विस्तार है। इथोपिया हमने पिछले क्लास में अच्छे से कवर किया था, आप जाकर इथोपिया देख सकते हैं वहाँ। तो इथोपियन प्लेटू का भी विस्तार है, करकार माउंटेन्स है, और डेजर्ट है, ग्यूबन डेजर्ट। ठीक है, मरुस्थल। 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है शेबल, इथोपियन हाईलैंड से निकलती है, इथोपियन उच्च भूमि से निकलती है, और इथोपियन उच्च भूमि से ही एक जुब्बा नदी निकलती है। और ये दोनों नदियां जाकर गिरती हैं हिंद महासागर में, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः समाचारों में रहे क्षेत्र जिस देश में अवस्थित हैं, एक तरफ है पुंटलैंड सोमालिया, दक्षिण ओसेशिया न्यूजीलैंड, अबखाजिया जॉर्जिया, सोमालीलैंड इथोपिया। अबखाजिया के बारे में हमने पहले भी क्लास में बात की है।
तो इन सब का एरिया दिया हुआ है किस देश में ये अवस्थित हैं और कह रहे हैं कितने सही सुमेलित हैं। पुंटलैंड और दक्षिण ओसेशिया, अबखाजिया और सोमालीलैंड। देखिए इसमें सोमालीलैंड और पुंटलैंड दो सोमालिया से ही संबंधित है। सोमालिया का नाम सोमालिया क्यों है? सोमालिया नृजातीय ग्रुप्स के चलते, ठीक है। सोमाली नृजातीय जो लोग रहते हैं उन्हीं के नाम पर, उसी ग्रुप्स के नाम पर सोमालिया कहते हैं इसको। तो सोमालीलैंड यहां पर है इसके नॉर्थ में, ये जो पूरा हिस्सा है सोमालीलैंड है। और सोमालीलैंड ने 1991 में ही खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, एक अलग देश बस घोषित किया था। वैश्विक मान्यता नहीं है, वैश्विक स्वीकृति नहीं है, तो है सोमालिया का ही पार्ट, स्वीकृति नहीं है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो जैसे सोमालीलैंड 1991 में इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक पुंटलैंड है, ये वाला पूरा जो एरिया है ये पुंटलैंड है, और इसने भी 1998 में खुद को स्वायत्त राज्य घोषित कर दिया था। दोनों में अंतर है, इसने तो स्वतंत्र घोषित किया था, इसने स्वायत्त घोषित किया था। स्वायत्त मतलब ये सोमालिया के भीतर रहते हुए ही ऑटोनॉमी हासिल करना चाहता था। तो ये स्वायत्त राज्य यानी सोमालिया संघ के भीतर रहना चाहता था, और 1998 में इसने ये घोषणा कर दी। 2024 में ये क्यों खबरों में आया है? 2024 में इसलिए खबरों में आया है क्योंकि ये संवैधानिक जो वहां पर परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, और विवादित संवैधानिक परिवर्तनों के खिलाफ पुंटलैंड ने कहा कि जब तक जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा, यहां के लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तब तक हम स्वतंत्र राज्य के तौर पर रहेंगे, स्वायत्त राज्य के तौर पर नहीं। तो 2024 में इसकी घोषणा, एक तरीके से स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिया है इसने। कब तक? जब तक कि संवैधानिक परिवर्तनों को लेकर जनमत संग्रह ना कराया जाए, परिवर्तनों को लेकर जनमत संग्रह ना हो जाए। सोमालिया ऐसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता भी है। तो पुंटलैंड सोमालिया का ही पार्ट है और सोमालीलैंड तो सोमालिया का पार्ट है ही। तो पुंटलैंड सोमालिया बिल्कुल ठीक है, और सोमालीलैंड इथोपिया ये गलत है, सोमालीलैंड सोमालिया का ही पार्ट है। अब दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया, ये समझ में आ गया कि ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र हैं सोमालिया के, जिसकी वजह से ये खबरों में रहते हैं। अब दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया, अबखाजिया के बारे में मैंने पहले भी बताया था। अबखाजिया को लेकर रशिया और जॉर्जिया में ठीक ठाक तनाव चलता है। ये है अबखाजिया जो कि जॉर्जिया का अलगाववादी क्षेत्र है, अलगाववादी क्षेत्र है। और इसी तरीके से साउथ ओसेशिया, ये भी जॉर्जिया का ही पार्ट है और अलगाववादी क्षेत्र है। तो ये दोनों ही जॉर्जिया के अलगाववादी क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से जॉर्जिया के नियंत्रण में नहीं है। तो अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया न्यूजीलैंड नहीं बल्कि जॉर्जिया के पार्ट हैं। तो देखिए, एक ठीक है पुंटलैंड सोमालिया, अबखाजिया जॉर्जिया ये भी ठीक है, दक्षिण ओसेशिया भी जॉर्जिया होना चाहिए था जो कि न्यूजीलैंड लिखा है, और सोमालीलैंड सोमालिया होना चाहिए था। तो केवल दो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए। अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं जहां भी आए वहां सतर्क हो जाइए, कई बार नहीं छूट जाता है। जाम्बिया, इथोपिया, कांगो गणराज्य और रवांडा। ठीक है, देखिए ये सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। अगर पूरे अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो माली लैंडलॉक्ड कंट्री है, बुर्किना फासो, नाइजर लैंडलॉक्ड कंट्री है। ध्यान रखिए, नाइजर लैंडलॉक्ड है, नाइजीरिया लैंडलॉक्ड नहीं है। नाइजर के दक्षिण में नाइजीरिया है जो गिनी की खाड़ी में से सटा हुआ है। ठीक है, चाड लैंडलॉक्ड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लैंडलॉक्ड है,
साउथ सूडान और इथोपिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, ठीक है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। एक कॉफी आता था पहले, BRU, ब्रू, ठीक है, तो बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ये सब लैंडलॉक्ड हैं। जाम्बिया लैंडलॉक्ड है, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ये सारे कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? जाम्बिया, इथोपिया, कॉन्गो गणराज्य और रवांडा। रवांडा आपने यहां देख लिया कि लैंडलॉक्ड है, ठीक है। जाम्बिया हमने यहां देख लिया कि लैंडलॉक्ड है। और क्या है? इथोपिया आपको पता है कि लैंडलॉक्ड है, तो बचा कॉन्गो गणराज्य। तो ध्यान दीजिए, कॉन्गो और कॉन्गो DRC, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों लैंडलॉक्ड नहीं है, दोनों तट से लगे हुए हैं। ये कॉन्गो है, ये वाला, और ये जो बड़ा वाला है ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और दोनों तट से लगे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है, अफ्रीका में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मकर रेखा कालाहारी मरुस्थल से होकर गुजरती है। एटलस पर्वत का विस्तार कर्क रेखा के उत्तर में है। कॉन्गो बेसिन क्षेत्र से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? अफ्रीका के बारे में है, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कालाहारी जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, उससे कह रहा है कालाहारी मरुस्थल से होकर गुजरती है मकर रेखा, तो ये वाली रेखा यही है कालाहारी, तो कालाहारी से होकर गुजरती है, इसमें सही है स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना होगा इसका, ठीक है। ये कालाहारी मरुस्थल है। दूसरा क्या कह रहा है? एटलस पर्वत का विस्तार कर्क रेखा के उत्तर में है, ये कर्क रेखा है, और एटलस पर्वत अफ्रीका में यहां है, तो एटलस पर्वत का विस्तार कहां है? कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कॉन्गो बेसिन क्षेत्र से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, जो कि कॉन्गो बेसिन से होकर गुजरती है, तो ये भी बात ठीक है, तीनों बात ठीक है। तो कितने कथन सही हैं? 3 कथन तो ये सही हैं ही, चौथा देख लेते हैं। लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो कहाँ है? लिम्पोपो बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के पास, और मोजाम्बिक से होकर जाकर गिरती है हिंद महासागर में, ठीक है। तो यहां जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया है, भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा पर कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं ये लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो, जो मोजाम्बिक से होकर, ये मोजाम्बिक है, गिरती है जाकर हिंद महासागर में। तो लिम्पोपो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से संबंधित है ये नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को नहीं, तो ये मकर रेखा है, न कि कर्क रेखा। जबकि आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये गलत है। तो 3 सही हैं, बाकी 1 गलत है। चलिए, अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के कुर्रम जिले में पिछले दिनों एक जमीन के टुकड़े को लेकर 2 जनजातीय समुदायों के बीच संघर्ष हुआ और बोशेहरा के अपर कुर्रम क्षेत्र, कुर्रम पहाड़ी क्षेत्र है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान से सटा हुआ है, लंबी, अफगानिस्तान के साथ साथ ही लंबी सीमा रेखा है उसकी। इस झड़प में लगभग 50 लोग मारे गए, 120 से ज्यादा घायल हुए। इस क्षेत्र में शिया और सुन्नी बहुसंख्यक समूहों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्तमान संघर्ष शिया बहुल जनजाति
मालेखेल और सुन्नी बहुल जनजाति मडगी कलाय के बीच हुआ है। तो बुशहरा के पास ही, ये देखिए, ये इधर अफगानिस्तान है और कुर्रम पहाड़ी क्षेत्र के आसपास ये हादसा हुआ है। ये पॉइंट है यहां पर। अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे तो बॉर्डर देखिए, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये है पाकिस्तान अपना तो खैर नहीं है, ठीक है, अपना बनने वाला कोई काम उसने किया नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये तटीय देश है, यानी अरब सागर से लगा हुआ है इसका तट, ठीक है। यहां पर मकरान तट है और मकरान कोस्ट रेंज भी है। मकरान तट। बॉर्डर की अगर बात करेंगे तो एक तरफ इसके पूर्व में भारत, फिर अफगानिस्तान इसके पश्चिम में, और एक बॉर्डर लगता है इसका ईरान के साथ। तो कभी भी दिमाग में रखना है, चीन के साथ इसका कोई बॉर्डर नहीं लगता, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान और भारत, 3 देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है और अरब सागर इसके एक तरफ बॉर्डर पे है। चलिए, यही पूरा एरिया था। और इसमें एक खास बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, यहां पर आप देखिएगा, यहां अफगानिस्तान का काबुल है और यहां पेशावर है। और यहां से काबुल से अगर पेशावर जाना हो तो एक पास है, खैबर पास। तो खैबर पास इंपॉर्टेंट है। किसको किससे जोड़ रहा है? काबुल से पेशावर को जोड़ रहा है, ठीक। कुर्रम क्षेत्र की बात हो रही है। अब माउंटेन्स को देखिए तो आपको पता है, हिंदकुश माउंटेन्स, हिंदुकुश का ही सदर्न जो विस्तार है वो है सुलेमान रेंज, ठीक है, और किर्थर रेंज, तो हिंदकुश का दक्षिणी विस्तार सुलेमान और किर्थर रेंज हो गए। यहां आप इसके पश्चिम में देखिएगा, तोबा या तोबा, तोबा और काकर रेंज है, ठीक है। यहां सियाहान रेंज है और एक रेंज मैंने आपको बताया मकरान कोस्ट रेंज दक्षिण में, ठीक है। और अगर मरुस्थलों की बात करेंगे तो मरुस्थल, 3 महत्वपूर्ण मरुस्थल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? 3। एक मरुस्थल है पूर्व में चोलिस्तान, पश्चिम में एक मरुस्थल है खरान डेजर्ट, ठीक है। तो खरान पश्चिम में, चोलिस्तान इसके पूर्व में और मध्य में थार डेजर्ट। थाल मरुस्थल, थार नहीं है ये, थाल है, ध्यान दीजिएगा, THAL है। थार डेजर्ट, चोलिस्तान और खरान, ये 3 डेजर्ट महत्वपूर्ण है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है दोआब, जिनके मध्य स्थित है रचना दोआब, रावी और सतलज, सिंध सागर, सिंधु और रावी, बारी, ब्यास और रावी, चाल, सतलज और ब्यास। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ध्यान दीजिए, दोआब
को लेकर ये थोड़ा सा आपको क्रम याद रखना पड़ता है। दोआब की अगर बात करें तो पंजाब, दोआब, थोड़ा मिलता जुलता है। दो नदियों के बीच, आब का मतलब होता है पानी, तो दो नदियों के बीच, दो नदियां मिलती हैं, उसके बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दोआब। इसी तरीके से 5 नदियों के बीच का की जो भूमि है वो पंजाब है। ठीक है, तो दोआब कौन कौन से हैं पंजाब में? ये नदी है सतलज, सतलज और ब्यास के बीच में है बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्रम कुछ ऐसा बना लीजिएगा। बिष्ट दोआब है सतलज और ब्यास के बीच में, ब्यास और रावी के बीच, ये ब्यास रिवर है और रावी, ब्यास और रावी के बीच में है बारी दोआब, बारी दोआब। रावी और चेनाब के बीच में है रचना दोआब, रचना दोआब। चेनाब और झेलम के बीच में है छाज या फिर चाज। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? ये क्रम तो आपको याद ही रहता है। ये सिंध है, सिंध के बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो पहला जो सिंध और झेलम के बीच में है वो है सिंध सागर, क्योंकि सिंध लगा हुआ है तो इसलिए सिंध सागर कहां होगा? सिंध और झेलम के बीच में। झेलम और चेनाब के बीच में है चाज। ठीक है, CH से चेनाब होता है, ठीक है, और जे से होता है झेलम, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चेनाब और रावी के बीच में है रचना दोआब, रावी आर से और चेनाब, ठीक है। फिर रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब, बी से ब्यास, आर से रावी। और फिर ब्यास और सतलुज के बीच में है, ब्यास और सतलुज के बीच में है बिष्ट दोआब। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो रचना देख लीजिए क्या होना चाहिए? रावी और चेनाब, यहां लिखा है सतलज। सिंध सागर, सिंध और झेलम के बीच में होना चाहिए, रावी लिखा हुआ है। बारी ब्यास और रावी के बीच में, तो ये बिल्कुल ठीक है। चाज यानी चेनाब और झेलम के बीच में, और लिखा क्या है? सतलज और ब्यास, ठीक है, तो ये गलत है। तो केवल एक तीसरा सही है। इस पर भी मिला लेते हैं। चाज, झेलम और चेनाब, यहां क्या दे रहा है? सतलज और ब्यास। बारी ब्यास और रावी के बीच में, तो ब्यास और रावी ठीक है। सिंध सागर, सिंधु और रावी, सिंध सागर, सिंधु और झेलम के बीच में, तो ये गलत है। रचना रावी और चेनाब के बीच में, तो ये भी गलत है। तो केवल एक इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं जिसको आपको आंसर करना है। हरिके, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। हरिके ब्यास और सतलज के संगम पर है। त्रिम्मू झेलम और चेनाब नदी के संगम पर है। लेह श्योक और सिंधु नदी के संगम पर है। और वेरीनाग झेलम और
किशनगंगा नदी के संगम पर है। कितने कथन सही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।